Yes, my dear friends, the next point that we are going to consider, and that is about buffer solutions. Now, first of all I'll explain you what do you mean by buffer solutions. Okay, they are the solutions which will resist a drastic change in the pH on addition of small amount of number one strong acid. मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो you know this very well. सेकेंड वाला हो जाएगा strong base, and the third one is water. Okay, this is what is the definition of a बफर सोल्यूशन. नॉर्मली क्या होता है कि जब भी एक सोल्यूशन है मेरे पास, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, लेकिन अगर मैं उसमें थोड़ा सा एसिड डालूं या थोड़ा सा बेस डालूं या पानी डालूं तो क्या हो जाएगा कि उसके एसिडिटी बेसिसिटी में फर्क आएगा. और अगर दोस्तों एसिडिटी बेसिसिटी में फर्क आया तो जाहिर सी बात है पीएच में फर्क आएगा. लेकिन ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो रेजिस्ट करता, मींस स्टॉप्स द ड्रास्टिक चेंज इन पीएच. ओके, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा. ड्रास्टिक वर्ड ऐड किया है, यानी अगर चेंज हुआ भी तो मामूली सा फर्क होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा. ड्रास्टिक मतलब क्या, विच इज वेरी लार्ज चेंज, ऐसा नहीं होगा. अगर हुआ भी, ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो होता ही नहीं है, लेकिन अगर हुआ भी तो वो जो चेंज होगा वो मामूली चेंज होगा. अंडर विच कंडीशंस, ये भी याद रखेगा. स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वाटर. स्मॉल अमाउंट है दोस्तों, याद रखिएगा. ऐसा नहीं कि बाल्टी भर भर के मैंने एसिड डाला उसमें या बाल्टी भर भर के मैंने पानी डाला, ऐसा नहीं. इट्स ओनली स्मॉल अमाउंट. सो दिस आर द keywords that you need to keep in mind. Okay, it is going to resist drastic change in the pH on addition of a small amount of either strong acid, strong base या फिर water. आई बात समझ में? Great. अभी हम बात करेंगे and that is types of buffer. Now what are its types? दोस्तों दो types है इसमें. Number one is and that is acidic buffer. सिंपल है, नाम से ही पता चलता है. It is going to resist the change in the acidic solutions. And what change? That resist the change in pH. Okay, in the acidic solutions. उसी तरह से अगर हम लोग ने बेसिक बफर बोला, it is going to resist the change in the pH of the basic solution. Okay, now what is an acidic buffer? It is basically nothing but it's a mixture of weak acid and its salt with a strong base. मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ. वीक एसिड है CH3COH और इट्स लिखा है, मतलब उसी वीक एसिड का CH3COH को कॉम्बिनेशन हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करते हैं. तो अगर एक वीक एसिड और बेस, एसिड और बेस साथ में आता है तो आपको मालूम है सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है. तो अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस NaOH कंसीडर किया तो CH3COH, ओके, ऐसा कंसीडर करो, एंड NaOH ऐसा कंसीडर करो, तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा. तो क्या बचेगा? CH3CONa, यानी ये हमें मिलेगा. Okay, so it is nothing but it's a mixture of a weak acid, that is CH3COH, and its salt with a strong base, and that will give you what? CH3CONa. ठीक है? उसका जो एक्सप्रेशन है that will be pH is equal to pKa plus log of concentration of the salt upon the concentration of the acid. Okay, this becomes the definition of the acidic buffer. Okay, it is going to resist the change in the pH in the acidic solution and what it is prepared of और उसका pH का expression. Similarly, अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक कंसेप्ट पढ़ो उस हिसाब से दूसरे कंसेप्ट को घुमाओ. ओके, तो बहुत आसान हो जाएगा. अगर आपको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज एन एसिडिक बफर, तो फिर बेसिक बफर बहुत आसान हो जाएगा. एंड दैट इज, इट इज गोइंग टू बी अ मिक्सचर of
और वीक एसिड है, तो यहाँ पर क्या करना है, उसको वीक बेस कर देने का। जिधर एसिड है उधर बेस करो, जिधर बेस है उधर एसिड करो, बस। इट्स एज सिंपल एज दैट। So it's a mixture of weak base and its salt with a strong acid. Okay, उधर बेस था इधर एसिड करो, तो मैंने वीक बेस लिया NH4OH। ओके, तो I take NH4OH और उसको मैं ट्रीट करूंगा विद व्हाट, एंड इट्स सॉल्ट, ओके, विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड सपोज HCl है, तो ये इसका OH और इसका H निकल गया तो वाटर मिलेगा, तो क्या मिलेगा, बचा क्या, NH4Cl। सो NH4Cl, so this becomes nothing but a basic buffer, NH4OH plus HCl। जैसे इधर the acidic buffer was acetic acid and sodium acetate, ऐसा ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, सेम वे इधर है वैसा इधर करो, तो pH की जगह पे क्या आएगा, वेरी गुड, POH आएगा, pKb आएगा इधर, प्लस log ऑफ concentration of the salt upon the concentration of the base, एसिड की जगह पर बेस करने का। नाउ एक और बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, and that is pKb is equal to minus of log of Kb, और Kb तो क्या मालूम है आपको, dissociation constant of the base। उसी प्रकार से यहाँ पर भी pKa is equal to minus of log of K, and this K is nothing but it is the dissociation constant of the acid। Okay, dissociation constant of the acid. This is the dissociation constant of the base. ये सिंपल है ना दोस्तों, pH is what, minus of log of H plus, तो फिर pKa क्या होगा, minus of log of K। Okay, ऐसा सिंपल ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दो एक्सप्रेशन मिला, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन नंबर 2, एंड 1 and 2 आर बेसिकली कॉल्ड एज ये इनका नाम दिया गया Henderson-Hasselbalch equation। Okay, this is what it is called as equation number 1 as well as equation number 2। Okay, so once again I repeat, what is the equation number 1 is pH is equal to pK plus log of salt upon acid। Equation number 2 is it is POH is equal to pKb plus log of salt upon base। Okay, और इसका नाम है Henderson's equation। Alright, तो आपको वो याद रखना होगा कि what is Henderson equation। Alright, तो अब तक हम लोग ने क्या क्या कंसिडर किया, what is a buffer solution, एक ऐसा सोल्यूशन जो काफी ज्यादा पीएच को चेंज होने नहीं देता है। कौन से कंडीशन, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर। ठीक है, नेक्स्ट उसके दो प्रकार है, एक है एसिडिक बफर और दूसरा है बेसिक बफर। एसिडिक बफर ये है, ओके, विच इज गोइंग टू रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन, एंड बेसिक बफर वो है विच इज गोइंग टू रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच ऑफ द बेसिक सॉल्यूशन। फिर उसका कंपोजिशन, acidic buffer is made up of what, weak acid and is solved with a strong base, and basic buffer is made up of what, it's a mixture of weak base and is solved with a strong acid। अब मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिए अच्छी तरीके से, और फिर आपको एक्सप्रेशन याद रखने का, हेंडरसन एज वेल एज हैसेलबैच का। बोले समझ में आई आप लोगों को, एवरीबॉडी वेरी क्लियर विद दिस? यस। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन। How exactly the buffer solutions are going to resist the change in pH? Okay, that is what we are going to discuss। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं एसिडिक बफर से। एसिडिक बफर की का एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को, तो बहुत इजी हो जाएगा। एसिडिक बफर जैसे मैंने बताया था, इट इज नथिंग बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ CH3COH एंड CH3CONA। ठीक है, ये है ना। अब इसका डिसोसिएशन रिएक्शन बताता है। CH3COH का डिसोसिएशन, इट्स अ वीक एसिड, सो रिवर्सिबल होगा। ये क्यों होगा ये आप जानते हो अच्छी तरीके से, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये। ओके, बिकॉज इट्स डिसोसिएशन इज पार्शियल, इट्स नॉट अ कंप्लीट डिसोसिएशन, सो इट विल टेक टाइम। स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा।
दूसरा रिएक्शन है सोडियम एसिडेट CH3CONA, दोनों का मिक्सचर है ये, दोनों एक साथ है। अब ये सॉल्ट है और मैंने आपको बताया था सॉल्ट किसी भी कॉम्बिनेशन का हो, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट, स्ट्रॉन्ग, एंड देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी, the reaction is faster, irreversible, and therefore we have CH3CO minus plus Na plus. Okay, this is equation number is 2. Okay, तो अगर आप देखो सबसे पहला पॉइंट इज कि the solution is containing what, free H plus ions, and therefore it is going to be what, acidic buffer. Okay, now next thing is there is an excess of what, CH3CO minus ions which are going to be present, okay, in that particular solution. अभी मुझे ये साबित करना है कि अगर मैं एसिड डालूंगा तो पीएच चेंज नहीं होगा, और अगर मैं बेस डालूंगा तो भी पीएच चेंज नहीं होगा, तब जाकर मैं साबित कर सकता हूं कि इट बिहेव्स एज अ बफर सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। ऑन एडिशन ऑफ एसिड, ऑन एडिशन ऑफ एन एसिड मतलब यू नो वेरी वेल एसिडिटी के लिए कौन जिम्मेदार है, H प्लस आयंस। तो द एडेड H प्लस आयंस जो हम लोग ऐड करने वाले हैं, दी एसिड का जो H प्लस आयंस है, ओके, दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद CH3CO माइनस। अभी आप पूछोगे क्यों, मैंने अगर आपको याद है बताया था ये दो रिएक्शन है, ये दोनों कॉमन है, तो इसके वजह से क्या हो गया, एसिडेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो ये नहीं होना चाहिए। ली-चार्टियस प्रिंसिपल क्या बोलता है, कोई भी चेंज अगर हुआ तो वो नहीं होना चाहिए। तो एक्सेस ऑफ एसिडेट आयन है एक, पहले एक था अभी दो हो गया, वापस से एक पे लाने का है, तो क्या होगा, ये जो हम लोग एसिड डालेंगे तो वो इस एक्सेस ऑफ एसिडेट आयंस के साथ रिएक्ट कर लेगा। ओके, और रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, ये जो एक्सेस है कॉमन है इसलिए एक्सेस है वो, उसके साथ ये H प्लस जो एडेड एसिड है, ओके, ये जो मैंने एसिड ऐड किया है वो वाला H प्लस इसके साथ रिएक्ट करके वो बना देगा CH3COH, एंड दिस इज अ अनडिसोसिएटेड एसिड। This is what, undissociated acid. अब undissociated acid का मतलब क्या हुआ, इसमें से वापस H प्लस नहीं मिलेगा, that is what is the meaning of undissociated। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मैंने H प्लस आयंस डाला था, ओके, एसिड के रूप में, वो इसके साथ रिएक्ट होके यूज हो गया। यानी ये एसिड डालने के पहले मेरे पास एक ही H प्लस था, और अभी ये H प्लस डालने के बाद भी एक ही H प्लस है, no change at all in the concentration of H plus, because the added H plus is consumed. Alright, it's not going to be free to contribute towards acidity. Okay, वो तो इधर कैंसिल हो जा रहा है इसके साथ रिएक्शन में, यानी पहले भी एक था H plus वापस एक, so that means there is no change in pH. Therefore, there is no change in pH on addition of the acid. ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। अभी मुझे ये भी दिखाना है कि ऑन एडिशन ऑफ द बेस मतलब OH माइनस तो क्या होगा, तो व्हाट विल हैपन, सी ये CH3COH है दोस्तों। रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों बोला, बिकॉज इट्स अ वीक इलेक्ट्रॉन है। अगर मेरे पास 10 मोल है तो हार्डली 2 और 3 अंडरगोज डिसोसिएशन, बाकी का जो 7-8 मॉलिक्यूल्स है दैट विल रिमेन अनडिसोसिएटेड, ओके, इन द फॉर्म ऑफ CH3COH ओनली। तो वो जो है अनडिसोसिएटेड CH3COH इधर वाला, उसके साथ वो OH माइनस आयंस रिएक्ट करेगा, तो CH3COH plus OH minus, and that is going to give me CH3CO minus plus H2O। अब ये मुझे वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है, अब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर दे रहा है वो न्यूट्रल है, राइट, और इसलिए अगर न्यूट्रल अगर कोई भी है तो ऑब्वियसली पीएच में चेंज नहीं होगा। ओके, या तो एसिड या तो बेस होगा तो ही तो पीएच में चेंज होगा। दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, ओनली वाटर मॉलिक्यूल। सो देयरफॉर वी से देयर इज no change in pH. Okay, next one is on dilution. There is no change in the ratio of the concentration. There is no change in the ratio. Or we'll say the ratio remains what, same. Okay, कौन सा रेशियो की बात कर रहा हूँ, हेंडरसन्स इक्वेशन का, याद है हेंडरसन एंड हैसेलबर्ग इक्वेशन। वापस से बताता हूँ, pH is equal to pK plus log of salt upon acid। ठीक है, pH है, so that is pKb plus log of salt
अपॉन बेस। तो ये जो रेशियो है ना वो फिक्स है, देयर इज नो चेंज इन द रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, इज फिक्स्ड। ओके, यानी कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी व्हाट, फिक्स्ड, यानी ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल है तो कैंसिल हो गया तो 1 आएगा, and log 1 is 0, यानी pH will be equal to what, pK, यानी जितना डिसोसिएशन हुआ उतना ही pH रहेगा, यानी ये जो एसिड मैंने ऐड किया है उसका कोई असर होने वाला नहीं है। Am I clear with this? So that is going to be happening when on dilution. Dilution means what? An addition of water. Okay? यानी अभी हम लोग ने क्या साबित किया? एसिड डाला तो pH चेंज नहीं हुआ, बेस डाला तो pH चेंज नहीं हुआ, because it is giving you neutral water. And when I'm adding some amount of water as a dilution purpose, this ratio remains same as 1. So this entire part goes out. So pH will be equal to what? pK, and therefore no change in pH. Alright? दोस्तों वही तो है बफर सोल्यूशन का डेफिनेशन कि एसिड डालने पर या बेस डालने पर या वाटर डालने पर अगर पीएच में बदलाव नहीं होता है तो हम उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? यस, बफर सोल्यूशन। ओके, एंड दैट इज व्हाट इट इज। तीनों कंडीशंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, और इससे साबित हो जाता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ CH3COH एंड CH3CONA इज बिहेविंग एज अ बफर। ओके, इसका पीएच वैल्यू याद रखिएगा, इट विल बी लेस देन 7, क्योंकि एसिडिक है ना, इसलिए it will be less than 7. That will be the pH. Okay, so I hope everybody has understood this part very well. अब दोस्तों the next point is about properties of buffer solution. Actually ये मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी if the question is asked in this way, don't get confused. Okay, कि इसमें आंसर क्या लिखना है, इसलिए मैं आपको ये सेपरेट हेडिंग के तौर पे बता रहा हूँ। Properties of buffer solution. Number 1 is कि the pH will not change okay under the following conditions. Number A, on addition of small amount of the strong acid. B, addition of, चलो बोलते जाओ, yes, small amount of strong base. C, on dilution मतलब addition of water. Also एक और है on standing or keeping it for a longer period of time. Okay, this is what are the conditions. Okay, ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो फिर क्या लिखोगे आप? ओके, अ बफर सॉल्यूशन मेक श्योर सो द पीएच डज नॉट चेंज। ओके, अंडर विच कंडीशंस? एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ऑन डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, ऑन कीपिंग इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, ये भी एक लिख दीजिएगा। बिकॉज क्या होता है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमोनिया सोल्यूशन अगर आप देखो, अगर अमोनिया सोल्यूशन का बॉटल अगर आप ओपन करके रखोगे ना तो अमोनिया उड़ जाएगा। इसलिए तो देखो आजू बाजू ढक्कन खोलेगा ना तो आजू बाजू स्मेल आता है उसका, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वोलेटाइल, इसलिए वो बाहर निकलता है, ट्राइज टू एस्केप आउट ऑफ द बॉटल, एंड दैट्स द रीजन देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी पेक्यूलियर स्मेल ऑफ अमोनिया। Okay, and that means what? The concentration of ammonia inside the bottle will decrease. अमोनिया बेस है तो इसका मतलब कि अगर वो अमोनिया जो बाहर निकल जाएगा तो उसका बेसिसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन यहाँ पर ये बफर सोल्यूशन ऐसा है कि अगर उसको ऐसा ही रखा ओके ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो भी उसका पीएच वैल्यू में ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। याद है ना डेफिनेशन? ओके, थोड़ा सा फर्क है दोस्तों, चेंज एंड ड्रास्टिक चेंज। ओके, ड्रास्टिक चेंज का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा फर्क हो भी सकता है। ओके, और जब अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे इट रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच, मतलब चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, 0.1 पॉइंट भी नहीं होगा यूनिट, ऐसा नहीं है। कभी कभी चेंज होता है, अगर 7 है तो वो 6.8 या 6.9 या 7.1 या 7.2 ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉट अ ड्रास्टिक चेंज कि अगर पीएच 3 है तो वो हो जाएगा एकदम 8, ऐसा नहीं होगा। Okay, so this is what we are going to write down when the question is asked on what are the properties of buffer solution. So this is what it is. बोला समझ में आ गया सब लोग को? Yes.
Okay, now under buffer solutions, we come to the last category, and that is called as applications. What are the applications of buffer solutions? Okay, इस पे बात करेंगे applications of buffer solutions. दोस्तों बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ फील्ड्स में इसका एप्लीकेशन है. वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एंड दैट इज बायोलॉजिकल. सबसे एकदम सिंपल एग्जांपल इज ब्लड. ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव ब्लड. ओके, तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है दैट शुड रेंज फ्रॉम 7.36 से लेकर 7.42. ये रेंज होना चाहिए. इससे थोड़ा भी आगे पीछे हो गया तो इट रिजल्ट्स इन सीरियस डिजीजेस. ओके, तो व्हाट हैपेंस इज देयर आर बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनिक एसिड H2CO3. ओके, इसका मिक्सचर है. ओके, एंड दिस इज गोइंग टू behave as what? Buffer, which is going to regulate the pH of the blood. अपना बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, so that metabolism is all about catabolism as well as anabolism. You know this. Biological reactions होते हैं अपने शरीर में, और उस biological reaction की वजह से the body produces these buffers. Okay, normal human being, healthy human being, okay, वो produce करता है buffers naturally ताकि the pH of the blood remains in this range and the person is healthy. ओके, ये सबसे नेचुरल एग्जांपल मैंने दिया आप लोगों को कि उसके बिना कितना सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकता है. ओके, दैट इज द फर्स्ट वन. सेकंड वन इज एग्रीकल्चर. बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. द सॉइल हैज टू बी बफर्ड टू एन एप्रोप्रिएट पीएच. ये सॉइल से पैदावार होती है, ओके, ऑफ द फूड ग्रेन्स, एंड एवरी फूड ग्रेन हैज एन ऑप्टिमम पीएच. Okay, optimum pH का मतलब a pH where its quality and quantity is going to be high of every crop produce. So therefore, it has to be there. Okay, so the soil has to be buffered because it is made up of various types of salts. That is nitrates है उसमें, okay, उसमें phosphates है, okay, उसमें कुछ मात्रा में सल्फेट्स होते हैं. ऐसे अलग अलग प्रकार के सॉल्ट्स होते हैं इसमें. Okay. कुछ एलिमेंट्स भी है जैसे कि पोटेशियम है, ओके, फास्फोरस है. तो ये सारे एलिमेंट्स भी उसमें है, तो उसकी वजह से यहाँ पर परफेक्ट पीएच मेंटेन करना जरूरी है. अदरवाइज द प्रॉब्लम विल बी विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉप. एट द सेम टाइम फर्टिलाइजर्स का स्टेबिलिटी के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर गोइंग टू यूज व्हाट? बफर सॉल्यूशंस. यू नो व्हाट fertilizers are, okay, which ensures the optimum growth of the plants, okay, the food grains or crops, whatever we call it as. So उसका stability होना बहुत जरूरी है fertilizers का, and they are being done by means of what? Buffer solutions. ठीक है. इंडस्ट्रीज में बहुत काम आता है इसका buffers का. कुछ इंडस्ट्रीज का मैं नाम लेता हूँ, and that is the paper industry, then the ink industries, okay, then the dye industries, okay, paint industries, then the drug industries. ये सारी इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं कोई भी प्रोसेस में इट्स अ बिग प्रोसेस टू प्रिपेयर ऑल दीज कमर्शियल प्रोडक्ट्स, ओके, विच आर सो मच यूज्ड इन अ डे टू डे लाइफ. सो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. तो कहीं ना कहीं पर हमें बफर सोल्यूशन का इस्तेमाल उसका जरूर करना होगा ताकि द फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा, द फाइनल क्वालिटी, ओके, इज गोइंग टू बी गुड इनफ सो दैट इट कैन बी यूज्ड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विद ग्रेटर एफिशिएंसी. ओके, इसलिए ये सारी इंडस्ट्रीज में उसका इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट वन इज एग्जांपल हम लोग लेते हैं मेडिसिन का. सिंपल मैं बताना चाहता हूं, पेनिसिलिन, द प्रोडक्ट्स दे आर बीइंग स्टेबलाइज्ड बाय मींस ऑफ सिट्रेट बफर्स. पेनिसिलिन तो सभी लोग जानते हैं, the first antibiotic which was being discovered. So it is being stabilized by means of what? Citrate buffers. Next thing is, अगर मैं citric acid डालता हूँ in magnesium hydroxide, which is present in milk of magnesia. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों एसिडिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. कई बार एसिडिटी होता है, खट्टे डकार आते हैं, हेडेक होता है, ओके, इंडाइजेशन की वजह से ये सब होता है, ओके, हार्ट बर्न, ओके, ये सब इसके सिम्टम्स है. तो फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है. तो उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है. तो उसमें सिट्रिक एसिड ऑलरेडी डाला रहता है. सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम सिट्रेट.
क्या बनाता है, मैग्नीशियम सिट्रेट बनाता है, जो एक बफर की तरह काम करता है. Okay, which acts as what? Buffers. Okay. The last one is about analytical part. एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं आपको कि क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है हमें ऑफ से ग्रुप 3 रेडिकल्स या मेटल आयंस. तो फिर हमें चाहिए pH अराउंड 8 to 10. So how it is going to be done? By means of a buffer of ammonium chloride as well as ammonium hydroxide. ये बेसिक बफर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, so that it is possible to qualitatively find out that particular group 3 metal ions. ओके, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? अगर इसका मुझे एनालिसिस करना है सपोज, और मैं बोलता हूँ इसका आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करो. क्वालिटेटिव का मतलब होता है ये क्या, इसमें क्या मौजूद है, दैट इज क्वालिटेटिव. कितना मौजूद है, वजन, दैट इज क्वांटिटेटिव. तो ग्रुप 3 में बहुत सारे कटायंस है, उसमें से स्पेसिफिकली कौन सा वाला कटायन मौजूद है, उसके लिए वो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें चाहिए पीएच इन द रेंज ऑफ 8 to 10. ओके, 7 के बाद क्रॉस करेंगे तो मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, वो कौन सा हो जाएगा, बेसिक रीजन हो जाएगा. इसमें हमें बेसिक बफर का इस्तेमाल करना है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड एज वेल एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. यही बात समझ में. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस है. ओके, आई हैव शोन यू फर्स्ट वन इज अ बायोलॉजिकल एप्लीकेशन, दूसरा एग्रीकल्चरल है, तीसरा है इन वेरियस इंडस्ट्रीज, चौथा मेडिसिन्स, और पांचवा है इन एनालिटिकल लेबोरेटरीज. बोलो, समझ में आई आप लोग को? ओके, आई थिंक यू गॉट द एंटायर ग्लिम्स अबाउट हाउ एंड वेयर द बफर सॉल्यूशंस आर बीइंग यूज्ड. ऑलराइट.